हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपन के आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ बात बोलूंगा आपको कि पहली चीज तो जब पढ़ने बैठो आप, ठीक है, तो माइंड को कंसंट्रेट रखना है बेटा। कि बिना माइंड के कंसंट्रेट किए हुए आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ लो, आपके समझ में नहीं आने वाला। दूसरी चीज है, आपको एक कॉपी और पेन लेके साथ में बैठना है। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा लिख के पढ़ोगे, ठीक है, उतना ही आपके लिए बेटर होने वाला। ठीक है ना, क्योंकि जो हैंडी नोट बना के जो पढ़ाई करता है ना बेटा, ठीक है, वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा आदर्श विलियन के बारे में। ठीक है, तो ये चीज पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें जो पिछली क्लासों में थी, जो अपन पढ़ रहे थे वाष्प दाब के बारे में, ठीक है, यदि वो वाष्प दाब यदि क्लियर है तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक में पिछली कुछ चीजों को भी साथ में लेकर चल के अपन ये टॉपिक को क्लियर कर पाए। ठीक है, तो बात आती है बेटा आदर्श एवं अनादर्श विलयन की। ठीक है, इसके वर्ड से ही पता चलता है कि भाई ये किस प्रकार का जो अपन के विलयन होने वाला है। ठीक है, जो नियमों का पालन करता है, चाहे स्कूल हो, चाहे आपकी सोसाइटी हो, कोई सी भी चीज हो, ठीक है, जो चीज हमेशा नियमों के अनुकूल होती है वो हमेशा आदर्श होती है। ठीक है, तो ये नियम ही लागू होता है बेटा अपन के जो वाष्प दाब है विलयनों का। ठीक है, उसके ऊपर लागू होगा कि भाई जो विलयन बन रहा है वो आदर्श है या अनादर्श है। ठीक है, तो उसकी अपन को पहचान किस प्रकार करेंगे, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली चीज है बेटा अपन के जैसे आदर्श विलयन। ठीक है, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है अपन के नाम क्या है बेटा, आदर्श, यानी ये कहीं ना कहीं अपन के नियमों का पालन करते हुए विलयन बनाया गया है। ठीक है, और नियमों का यदि पालन करते हुए यदि विलयन बनता है तो वो हमेशा आदर्श विलयन होता है। ठीक है, और ये जो नियम है वो नियम है बेटा अपन के विलयन के वाष्प दाब से रिलेटेड, जिसमें अपन के एक वैज्ञानिक थे राउल्ट। ठीक है, उन राउल्ट ने एक नियम बनाया था बेटा, उस नियमों की यदि ये पालना करे कोई भी विलयन, ठीक है, तो वो हमेशा बेटा होता है आदर्श विलयन। ठीक है, अब राउल्ट ने क्या बोला था, राउल्ट ने देखो बेटा एक चीज बोली थी, यदि कोई भी विलयन है, वो विलयन चाहे कोई सी भी सांद्रता है उस विलयन की, ठीक है, या उसका जो ताप है, यानी कि प्रत्येक सांद्रता और ताप पर कोई सा भी विलयन यदि राउल्ट के नियम का पालन करे, ठीक है, तो वो हमेशा कहलाता है बेटा आदर्श विलयन। ठीक है, अब राउल्ट ने क्या बोला था, राउल्ट ने सिर्फ एक ही चीज बोली थी, उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो वाष्प दाब है, ठीक है, वो हमेशा समानुपाती होता है बेटा मोलंस के। वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा, अपन के मोलंस के समानुपाती होगा। ठीक है, कहने का मतलब है, जैसे देखो एक ये मैंने कप ले लिया, ठीक है, इस कप के अंदर एक तो डाल दिया बेटा मैंने जल, एक डाल दिया मैंने अपन के नमक, या कोई सा अदर द्रव डाल देते अपन इसके अंदर, कोई सा भी एक्स वाई जेड, जो आपके जैसे एल्कोहल डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, अब मोलन्स को समझना आपको। मोलन्स क्या चीज होती है, मोलन्स होती है बेटा कि ये जो अपन के पूरा विलयन बना हुआ है, इस विलयन विलयन में एल्कोहल का कितना भाग है, ठीक है, जल का कितना भाग है, वो होता है बेटा मोलन्स। यानी कि यदि अपन के 100 टोटल विलयन के अणु है, इसमें से 70 जल के हैं और 30 एल्कोहल के, ठीक है, तो जो अपन के 70 है, इसमें से 100 में से 70, यानी इसका कितना प्रतिशत भाग आ रहा है, यानी 70% जो भाग है वो किससे बना हुआ, अपन के जल से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि किसी भी विलयन में उस घटक का कितना हिस्सा है, ठीक है, वो होता है बेटा मोलन्स। ठीक है, और वाष्प दाब हमेशा किस पर निर्भर करता है बेटा, मोलन्स पर। यानी कोई भी अपन के विलयन बना हुआ है, उस विलयन में जो विलय और विलायक है, ठीक है, उनकी मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है कि वाष्प दाब कम होगा या अधिक होगा। ठीक है ना, इस चीज को आपको विशेष तौर से नोट करनी है कि जहां राउल्ट की बात आ जाए बेटा, ठीक है, तो वहां हमेशा ध्यान रखना वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है, मोलन्स के। ठीक है, यदि विलायक की मात्रा बढ़ रही है और विलय कम है तो वाष्प दाब का मान बेटा हमेशा अधिक होता है।
ठीक है। और यदि ये विलायक का अपन ने फिक्स कर दिया, जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा बेटा, वाष्प दाब का मान कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे अपन के मैंने कोई बर्तन लेके इसके अंदर जल डाल दिया, ठीक है, अब इस जल का जो वाष्प दाब है ये अपन को शुद्ध जल है बेटा, ठीक है, और शुद्ध जल है अपन के H2O, इसका वाष्प दाब है अपन को, जब इसको अपन गर्म करेंगे, ठीक है, तो जो वाष्प दाब अपन को प्राप्त होगा, ठीक है, और इसमें यदि मैं NaCl डाल दूं, नमक डाल दूं, ठीक है, नमक डालने पर क्या होगा बेटा, धीरे धीरे अणुओं की भीड़ बढ़ेगी। पहले तो सिर्फ जल के अणु थे, ठीक है, और जल के अणु थे, फिर अपन ने इसके अंदर क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, और नमक डाल दिया। जैसे जैसे क्या होगा बेटा, नमक डालेंगे वैसे वैसे अणुओं की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो आपको पता है यहाँ पर सांद्रता भी क्या होगी, बढ़ेगी, और जब सांद्रता बढ़ेगी तो सीधी सिंपल सी बात है, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है, जो अणुओं की ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तो अपन के स्वतंत्र सिर्फ जो अपन के जल के अणु थे वही गति कर रहे थे, आराम से खुले घूम रहे थे, और जैसे ही अपन ने धीरे धीरे संख्या बढ़ा दी, जैसे कोई भी क्लास है उसके अंदर बैठने की क्षमता अपन के 10 की है, वो आराम से खुले खुले बैठे हैं, ठीक है, अब अपन ने क्या किया, दूसरी क्लास को और मिक्स कर दिया इसके अंदर, ठीक है, तो जैसे जैसे अपन के दूसरी क्लास के बच्चे आते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ क्या होगी बेटा, भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी तो आपकी जो गतिशील अवस्था है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होगी, ठीक है, और जैसे जैसे अपन के गतिज ऊर्जा का मान बेटा कम होता है वैसे वैसे वाष्प दाब का मान भी क्या होने लग जाता है, अपन के कम होने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि स्वतंत्र तल पे अपन के बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पाएंगे ना बेटा, क्योंकि इसको कौन रोक लेगा, अपन के विलय के जो कण है, ठीक है, वो रोक लेंगे, इसको बाहर नहीं जाने देंगे, और यदि बाहर नहीं जा रहा है तो वाष्प दाब का मान होगा कहां से, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि जो वाष्प दाब है वो किसके समानुपाती होता है बेटा, मॉल अंश के समानुपाती होता है, जिसको आप मॉल प्रभाज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बात आती है अपन के यहाँ आदर्श विलयन की, तो आदर्श विलयन की सीधी सिंपल सी परिभाषा है बेटा, जो विलयन प्रत्येक सांद्रता वे ताप पर राउल्ट नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है, ठीक है। अब किन किन परिस्थितियों में ये चीजें होती है बेटा, ठीक है, यानी ये जो द्रव है वो किन किन परिस्थितियों के अंदर आदर्श विलयन बनाते हैं वो भी आपको मैं बताता हूं कि ये अपन के ये द्रव निम्न परिस्थितियों में आदर्श विलयन बनाता है। अब निम्न परिस्थितियां कौन कौन सी है, ठीक है, जैसे कोई से भी यदि अपन को दोनों द्रवों को यदि आपस में मिला रहे, ठीक है, दोनों द्रवों को मिलाकर अपन यदि कोई विलयन बना रहे, ठीक है, तो ये जो विलयन बना, ठीक है, उसकी क्या क्या कंडीशन रहेगी, ठीक है। देखो पहली कंडीशन क्या है अपन के बेटा, यदि दो द्रवों को अपन आपस में मिला रहे हैं तो जब दोनों द्रवों की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए बेटा, समान होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों संख्या नहीं, दोनों की संरचना क्या होनी चाहिए बेटा, अपन के समान होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लिख दिया अपन ने, दोनों द्रवों की संरचना समान हो, ठीक है, यानी कि उन दोनों द्रवों की जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, समान होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है कि जो अपन के द्रव है, ठीक है, उन द्रवों के अणुओं का जो आकार है वो भी क्या होना चाहिए बेटा, समान होना चाहिए, क्योंकि देखो अपन को एक आदर्श विलयन बनाना है, ठीक है, तो एक तो जैसे द्रव एक है और द्रव बी, ए और बी दोनों द्रवों के अपन की जो संरचना है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। दोनों अणुओं के आकार क्या होने चाहिए, अपन के समान होने चाहिए, तभी तो आपको पता है जो अपन ने समांगी मिश्रण बनाया था बेटा, ठीक है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या है, यदि कोई विलयन बना रहे हैं तो उसमें जो अणुओं का आकार है मिश्रण बनने के बाद में क्या होता है, एकदम सब जगह समान होता है,
ठीक है, तभी तो वो अच्छा मिश्रण बन पाता है। ठीक है, तो यदि आपको आदर्श विलयन बनाना है तो जो द्रव ले रहे हो उस द्रवों के जो अणुओं का जो आकार है वो भी क्या होना चाहिए, अपन के समान होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन हो जाएगी बेटा अपन के दोनों द्रवों के कणों का आकार समान होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बेटा दूसरी परिस्थिति। ठीक है, और तीसरी है बेटा कि जो अपन दो द्रव ले रहे हैं उन दोनों द्रवों के जो कण है, ठीक है, कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है बेटा वो होना चाहिए समान। ठीक है, अब कैसे समान होना चाहिए वो अभी मैं आपको बताता हूं। पहले तीसरा पॉइंट लिखते हैं अपन कि दोनों द्रवों के कणों के बीच आकर्षण बल समान हो। ठीक है, जैसे कैसे, मैं चलो इधर बता देता हूं आपको। जैसे एक तो द्रव अपन के ए है और दूसरा द्रव है बेटा बी। ठीक है, और द्रव ए है तो दोनों द्रव जो इस द्रव जो अपन के बना हुआ है, ठीक है, उसमें अणु भी है, ये ए और ए, इसके है बेटा बी और बी। ठीक है, तो ये जो अपन के दो द्रव है इन दो द्रवों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है इन दोनों के, इसके और इसके दोनों के बीच में क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखो यदि मैं इसको इस प्रकार बनाऊं ए ए बी और बी, ठीक है, जैसे अपन के ये तो है बेटा द्रव ए और ये द्रव है अपन के बी, इसके है अपन के अणु ए और इसके अणु है ए और ए। ठीक है, तो जो दो द्रव है इन दो द्रवों के जो दो अणु हैं इनके बीच में आकर्षण बल, ये जो द्रव है इसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल, ठीक है, और ये जो द्रव ए और बी है इसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल और इसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल। ठीक है, सब जगह आकर्षण बल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो ही वो अपन के आदर्श विलयन बना पाएगा। ठीक है ना, तो आपको इस चीज का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्योंकि बेटा यदि आकर्षण बल थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ, यदि कम ज्यादा हुआ तो क्या करेगा बेटा, एक अणु दूसरे अणु को खींच लेगा और अपने में मिला लेगा। ठीक है ना, तो यदि अणुओं का सब जगह आकर्षण बल समान है, ठीक है, तो बेटा अणुओं का जो आकार है और संरचना वो क्या होगी, इसकी अव्यवस्थित नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब कुछ जो अपन के द्रव है वो कौन कौन से हैं जो अपन के आदर्श विलयन दर्शाते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन है ना कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, कि भाई आदर्श विलयन दर्शाने वाले मतलब कि द्रवों के नाम बताइए। ठीक है, या फिर आपको 4-5 तरीके के अलग अलग तरीके के अपन के जो द्रव दे दिए, ठीक है, द्रवों का विलयन दे दिया और आपको बोल देंगे इसमें से अपन के आदर्श विलयन कौन सा है। ठीक है, कौन से जो द्रव है वो अपन आदर्श विलयन की पहचान कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले बेटा अपन के बेंजीन प्लस टोलुइन। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है बेटा अपन के जैसे एन हेक्सेन एन हेप्टेन, एन हेक्सेन वे या प्लस एन हेप्टेन। ठीक है, तीसरा है अपन जैसे अपन के इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड आयोडाइड। ठीक है, ये जो अपन के द्रव है जैसे इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, इसके जो अणु है उनका अणुओं का आकार भी समान होता है बेटा। ठीक है, और इसकी इनकी संरचनाएं क्या होती है, लगभग समान होती है। ठीक है, इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो भी क्या रहेगा, अपन के समान रहता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये उदाहरण आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है अपन के कि आदर्श विलयन के लक्षण क्या होते हैं।
ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं आदर्श विलयन के लक्षण। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। आदर्श विलयन के लक्षण। ठीक है, अब मैंने जब शुरुआत की थी इस टॉपिक की तो मैंने एक चीज बोली थी कि जो वाष्प दाब है, ठीक है, वो किसके समानुपाती होता है बेटा? अपन के मोलन्स के समानुपाती होता है, ये चीज मैंने बोली थी। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखोगे बेटा आदर्श विलयन के लक्षण के अंदर? पहली चीज तो यही है कि राउल्ट नियम की क्या करते हैं अपन के? पालना करते हैं। राउल्ट नियम की पालना करते हैं आदर्श विलयन, पालना करते हैं। ठीक है, और एक मैंने चीज बोली थी कि जो राउल्ट का नियम है वो क्या होता है बेटा? पी समानुपाती एक्स होता है। ठीक है, यानी कि ये अपन के मोल अंश है और ये अपन के वाष्प दाब है। ठीक है, वाष्प दाब किसके समानुपाती हो रहा है? मोल अंश का। ठीक है, तो अपन यदि पूरे विलयन का ले रहे हैं तो विलयन में यदि अलग अलग घटक का ले रहे हैं, ठीक है, जैसे P1 ले लिया अपन ने विलय का, P2 ले लिया बेटा अपन ने किसका? विलय का। ठीक है, तो P1 समानुपाती किसके होगा? उसी घटक के मोल अंश के समानुपाती। ठीक है, P2 किसके समानुपाती होगा बेटा? उसी घटक के मोल अंश के समानुपाती। ठीक है, अब जब अपन समानुपाती को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे बेटा? कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, और कांस्टेंट यदि P1 का है तो P1 इक्वल टू होता है बेटा P01 x1। ठीक है, और दूसरे का होता है बेटा P2 इक्वल टू क्या होगा अपन के? P02 x2। ठीक है, ये जो अपन के है P0, ठीक है, वो होता है बेटा इसी घटक का, जो अपन के घटक एक। अब चाहे घटक एक कोई सा भी हो, चाहे जल हो, ठीक है, जो आपकी इच्छा वो आप इसके अंदर लो। एक विलायक लेना, दूसरा विलय लेना है। ठीक है, अब जैसे इसमें मैंने ये दोनों चीजें ले ली, बेंजीन और टोलुइन ले ली। ठीक है, एक बेंजीन है, दूसरा टोलुइन का है। ठीक है, तो बेंजीन का जो वाष्प दाब है वो क्या होगा बेटा? बेंजीन के मोल अंश के समानुपाती होगा। ठीक है, दूसरा टोलुइन का जो वाष्प दाब है वो टोलुइन के मोल अंश के समानुपाती होगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको समानुपाती को हटाया, ठीक है, तो मैंने लगाया बेटा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो बात है अपन के पूरे विलयन की। ठीक है, अब यदि मेरे को इसका शुद्ध रूप लेना, देखो ये तो है अपन के P1 यानी कि किसका? बेंजीन का वाष्प दाब। ठीक है, घटक एक है और इसी बेंजीन का वाष्प दाब ये अपन के जो शुद्ध रूप में था जब इसको अपन ने मिक्स नहीं किया। ठीक है, जो शुद्ध अवस्था में जो अपन के वाष्प दाब है वो क्या है बेटा? P01 है। ठीक है, और ये अपन के दूसरा अपन ने जो टोलुइन लिया था ये टोलुइन का शुद्ध घटक का है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, तो दूसरा जो नियम है वो क्या है बेटा? वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है? मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका जो अपन लिखेंगे सेकंड वाला भाग वो रहेंगे बेटा P1 हमेशा होता है बेटा P01 x1 के बराबर। ठीक है, और P2 का मान है वो रहेगा बेटा P02 x2 के बराबर। ठीक है, ये हो गया नियम नंबर 2। अब बात आती है अपन के नियम नंबर 3 की। 3 को ध्यान से समझना है बेटा। जैसे अपन के मैं बोल रहा हूं डेल्टा एच मिश्रण इक्वल टू होता है अपन के 0। ठीक है, कहने का मतलब है एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है बेटा? इसका शून्य होता है। एंथैल्पी परिवर्तन, ठीक है, वो होता है बेटा शून्य। अब कैसे? जैसे माना कि ये अपन के द्रव A है, ये B है, ये A और ये B है बेटा। ये अपन ने A ले लिया, इसको गोल दिया अपन ने, B के साथ में मिला दिया। ठीक है, और अपन के बन गया बेटा AB। ठीक है, जैसे बेंजीन की ऊर्जा मान लो अपन के जो ऊर्जा है वो है अपन के 10 जूल, 10 जूल, और टोलुइन की है अपन के जैसे 15 जूल। ठीक है, और जो अपन के विलयन प्राप्त हुआ उसकी जो मात्रा जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो थी अपन के बेटा 25 जूल। ठीक है, तो जब दोनों अलग अलग थे, बेंजीन अलग था और टोलुइन अलग था, तब थी बेटा अपन के 10 जूल और 15 जूल। ठीक है, और जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो कितने हुए अपन के? 25 जूल। ठीक है, और यदि दोनों को मिक्स नहीं किया हुआ था और अपन दोनों की टोटल ऊर्जा का मान करें, ठीक है, 10 जूल और 15 जूल, तो भी कितना आ रहा था बेटा अपन के? 25 जूल आ रहा था। जब दोनों को मिक्स कर दिया तो भी क्या आ रहा है अपन के? 25 जूल आ रहा है। तो इसका मतलब है जब मिक्स नहीं किया था तो भी ऊर्जा यही थी,
दोनों की, और जब मिक्स कर दिया तो भी ऊर्जा क्या अपन के यही है, यानी कि ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और यदि ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होगा बेटा, हमेशा शून्य होगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। अब बात आती है अपन पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 है बेटा अपन के कि जो डेल्टा एच मिश्रण है, सॉरी डेल्टा वी मिश्रण, वो होता है बेटा शून्य। ठीक है, यानी कि आयतन परिवर्तन का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। आयतन परिवर्तन वो रहेगा अपन के शून्य। अब कैसे, जैसे अपन के यही, इसी को पकड़ो आप, बेंजीन और टोलुइन को। ठीक है, ए बेंजीन है, बी टोलुइन है, और अपन के इसका बन गया बेटा विलयन, ए बी। ठीक है, जब अपन ने मिश्रण ए, ठीक है, इसका जो अपन ने आयतन ले लिया बेटा, जब विलयन नहीं बनाया उससे पहले की बात करते हैं अपन। अपन ने इसके पास में 2 लीटर इसका था और 3 लीटर बेटा इसका था। ठीक है, अपन ने अभी विलयन बनाया नहीं है, सिर्फ अपन ने अपन के पास में रखा है इस मात्रा को कि भाई एक तो मैंने जो बेंजीन है वो तो 2 लीटर ले ली और टोलुइन ले ली मैंने 3 लीटर। ठीक है, अब जब दोनों को एक बर्तन में मिक्स किया मैंने, यानी इस बर्तन में 2 लीटर है और इस बर्तन में अपन के 3 लीटर है। ठीक है, और एक बड़ा बर्तन लेके मैंने दोनों को क्या कर दिया बेटा, मिक्स कर दिया। तो अपन के यदि विलयन जो प्राप्त होता है वो यदि 5 लीटर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई जैसे अपन ने दोनों को मिलाया तो या तो आयतन का मान बढ़ गया या आयतन का मान घट गया। ठीक है, यदि अपन के आयतन के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग थे तो टोटल योग दोनों का अपन के क्या था, 5 लीटर था, और जब विलयन बना लिया तो भी अपन का जो आयतन है वो भी 5 लीटर ही आ रहा है। इसका मतलब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और आयतन में यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो डेल वी का मान हमेशा क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। ठीक है, यानी आयतन के परिवर्तन में यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो क्या रहेगा बेटा, अपन के शून्य रहेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 की बात आती है, जो अपन ने ये चीज पढ़ी थी बेटा, अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है। ठीक है, जैसे अणु ए और ए, ठीक है, यानी बेंजीन का जो अपन के जो बेंजीन द्रव है, तो बेंजीन द्रव बना है तो बेटा एक अणु से तो बना नहीं है, बहुत सारे अणु मिलकर ही तो किसी द्रव का निर्माण हुआ, किसी पदार्थ का निर्माण हुआ, किसी यौगिक का निर्माण हुआ, सिर्फ सिंगल अणु से तो नहीं होता है। ठीक है, और यदि एक से अधिक अणु आ रहा है, ठीक है, तो आपको बताया बेटा अणुओं के बीच में भी तो आकर्षण बल होता है आपस में। ठीक है, तो जैसे अपन के ए और ए, यानी बेंजीन का अणु ए और दूसरा अणु अपन के ए, ठीक है, और यानी इनके बीच में आकर्षण, और जो अपन के टोलुइन द्रव है, टोलुइन जो पदार्थ है, टोलुइन जो यौगिक है, उसके जो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है, यानी बी और बी। ठीक है, ये आकर्षण, और एक बेटा अपन के ए बी, यानी कि इसका अणु और इसका अणु, इन दोनों के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है, इसको मैं इधर लिख रहा हूं बेटा नीचे, ए और बी आकर्षण। इन सब के बीच में जो आकर्षण है वो बेटा यदि समान है, सबके बीच में आपस में अणुओं के बीच में आकर्षण बल यदि समान है तो वो कौन सा नियम, कौन सा विलयन कहलाएगा बेटा, आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, अब बात आती है अपन के पॉइंट नंबर 6। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझना, डेल्टा एस मिश्रण है। ठीक है, उसका मान बेटा हमेशा 0 से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, थोड़ा ऑफलाइन वाले बच्चे इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना आप। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये जो अपन के डेल्टा एस मिश्रण है वो है बेटा अपन के एंट्रोपी की। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा एंट्रोपी, और एंट्रोपी का जो मान है वो 0 से अधिक होता है। कैसे, वो अभी आपको बताता हूं मैं। एंट्रोपी का मान 0 से अधिक। ठीक है, और एंट्रोपी होता है बेटा अव्यवस्था। अव्यवस्था, एंट्रोपी का मतलब होता है अपन के अव्यवस्था। ठीक है, अब एंट्रोपी का मान 0 से अधिक कैसे, क्योंकि देखो बेटा कोई भी अपन के एक द्रव लिया, ये अपन के बेंजीन था इस बर्तन के अंदर, ये था अपन के बेंजीन इस बर्तन के अंदर। ठीक है, तब बेंजीन के जो अणु की जो व्यवस्था थी वो सब जगह एकदम बराबर थी। भाई इस प्रकार के अणु सब जगह फैले हुए थे बराबर। ठीक है, तो इस समय इसकी व्यवस्था क्या बेटा, एकदम बराबर है, यानी 0 के बराबर है।
ठीक है। जैसे अपन क्या होगा बेटा दूसरा इसके अंदर डालेंगे, कौन सा, जैसे अपन ने टोलुइन इसके अंदर मिक्स करने लगे, ठीक है, तो टोलुइन के अणु आने लगे भाई, टोलुइन के अंदर इसके अंदर आने लगे अणु, तो यहाँ भी आ गया, फिर यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। तो ये क्या करता है बेटा, जैसे जैसे अपन इसके अंदर मात्रा डालते जाएंगे वैसे वैसे अणुओं की क्या होती है, व्यवस्था बिगड़ती रहती है भाई। जैसे जैसे इसके अंदर और मात्रा डालेंगे और मात्रा डालेंगे और मात्रा डालेंगे तो क्या बेटा जो इसकी जो व्यवस्था है वो क्या होती है बेटा, अणुओं की अव्यवस्था होने लग जाती है, ठीक है। और यदि अव्यवस्था हो रही है तो आपको पता है जो एक अपन के बेंजीन और टोलुइन दोनों अलग अलग बर्तन में थे जब पहले, तो इनके जो अणुओं की जो व्यवस्था थी वो अलग थी। जब दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों के अणुओं की अव्यवस्था क्या, सॉरी व्यवस्था क्या हो गई, बिगड़ गई, ठीक है। और बिगड़ गई इसका मतलब क्या है, इसकी जो डेल्टा एस यानी जो एंट्रोपी का मान है वो क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, थोड़ा ऑफलाइन वाले बच्चे थोड़ा इसका करेक्शन कर ले, ठीक है। तो डेल्टा एस मिश्रण वो हमेशा क्या होता है बेटा, शून्य से अधिक होता है, ठीक है। तो ये होता है अपन के आदर्श विलयन, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन चलते हैं अनादर्श विलयन की ओर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है अपन के अनादर्श विलयन, ठीक है। अनादर्श विलयन का मतलब है बेटा जो राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करता है, ठीक है, वो होता है बेटा अनादर्श विलयन। तो इसका कुछ खास याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जो अपन ने आदर्श विलयन पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा क्या है बेटा अपन के अनादर्श विलयन है, ठीक है। उसमें जो अपन के जैसे जो डेल्टा एच का मान जो एंथैल्पी परिवर्तन शून्य था, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं रहेगा बेटा, ठीक है। जैसे अपन कोई भी दो द्रव मिलाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा बेटा, एक द्रव की ऊर्जा अलग है दूसरे की अलग है, जब अपन उन दोनों को मिलाएंगे तो ऊर्जा का मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये अपन के 10 जूल है और दूसरा बी, चलो अपन इसको एग्जांपल से साथ साथ में समझते रहते हैं, ठीक है। पहला नियम तो क्या रहेगा बेटा अपन के, कि ये अपन के राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता है, ये विलियन राउल्ट नियम की पालना नहीं करता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट अपन के कि जो अपन के एंथैल्पी परिवर्तन है, या फिर अपन सबसे पहले लेते हैं मोल अंश और मोल प्रभाज, नहीं सॉरी अपन के वाष्प दाब हमेशा क्या होगा बेटा, उसी विलयन के जैसे अपन के P1 है, और P1 यानी कि किसी एक द्रव का जो वाष्प दाब है वो बेटा उसी के मोल प्रभाज के समानुपाती नहीं होता है, यानी उसके बराबर बेटा नहीं होगा, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज है जैसे अपन के दूसरा द्रव है नंबर 2 द्रव, ठीक है, इस द्रव का जो वाष्प दाब है, ठीक है, उसके मोल प्रभाज या मोल अंश के बराबर क्या नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। और उसमें क्या हो रहा था, अपन के बराबर हो रहा था। तीसरी चीज क्या है कि जो अपन के डेल्टा एच का मान है, डेल्टा एच मिश्रण का जो मान है वो बेटा शून्य नहीं होता है। कैसे, जो अपन के एंथैल्पी परिवर्तन है, जैसे अपन के ए और बी, और इसे बनाया था अपन ने ए बी विलयन, ठीक है, इसकी थी अपन के 10 जूल, इसकी थी अपन के 15 जूल, ठीक है, और अपन के ये मिल गया बन गया 28 जूल का, ठीक है। तो इनमें क्या हो रहा है बेटा, ऊर्जा का जो अपन के परिवर्तन है एंथैल्पी परिवर्तन वो क्या हो जाएगा बेटा अपन के अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऐसा विलयन यदि है तो वो बेटा उसका अपन के वो आएगा अपन के अनादर्श विलयन के अंदर। तीसरी चीज क्या है अपन के डेल्टा वी मिश्रण, वो भी क्या रहेगा बेटा नॉट इजिकल टू शून्य। और पॉइंट नंबर 4, 1 2 3 4 हो गए ना। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है बेटा ए और ए, बी और बी, और ए और बी, इनके बीच में जो आकर्षण है, ठीक है, वो अपन के बराबर नहीं होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो बेटा अपन के आएगी अनादर्श विलयन के अंदर, ठीक है। अब अनादर्श विलयन बेटा 2 प्रकार का होता है, एक तो अपन के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला, और एक होता है बेटा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला, ठीक है। अब धनात्मक और ऋणात्मक किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन दोनों का एक साथ में अपन अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसका एक बार देख लो आप।
अब बेटा इस चीज को समझना है, यानी अनादर्श विलयन के प्रकार। देखो बेटा, अनादर्श विलयन के दो प्रकार होते हैं, एक तो अपन के धनात्मक विचलन दिखाने वाला विलयन, और एक होता है बेटा ऋणात्मक विचलन दिखाने वाला विलयन। ठीक है, अब इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई धनात्मक विचलन वाला क्या है, ऋणात्मक विचलन वाला क्या है। जो अपन के विलयन का अपन के जो वाष्प दाब है, ठीक है, वो अपन ने पढ़ा था बेटा किसके समानुपाती होता है, मोलंस के समानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज अपन ने पढ़ा था। ठीक है, और यदि मोलंस के समानुपाती हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो राउल्ट के नियम की पालना कर रहा है। ठीक है, अब मेन चीज का ये ध्यान रखना, इसके अंदर क्या है कि जो भी विलयन के जो प्रत्येक घटक है, ठीक है, घटक ए और घटक बी, घटक ए और घटक बी, ये जो घटक है बेटा, ठीक है, इन घटकों का जो वाष्प दाब है, घटक ए का वाष्प दाब और घटक बी का वाष्प दाब, ठीक है, यदि राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब तय किया हुआ है उससे यदि अधिक जा रहा है, ठीक है, तो वो होता है बेटा धनात्मक वाला। ठीक है, वाष्प दाब से भी क्या होगा अपन के, यदि वाष्प दाब अधिक है, ठीक है, वो तो होता है बेटा धनात्मक। और जो राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब बता रखा है, ठीक है, उससे भी यदि नीचे जा रहा है, वाष्प दाब कम हो रहा है इस विलयन का अपन, सॉरी उस घटक का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, वो क्या रहेगा बेटा अपन के ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले। ठीक है, और थोड़ा इसको और डिटेल से पढ़ते हैं अपन। तो देखो पहली चीज क्या लिखी मैंने बताइए आपको कि जो प्रत्येक घटक है, प्रत्येक घटक यानी ए और बी का वाष्प दाब, राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब से अधिक है या अधिक होता है, वो होता है बेटा धनात्मक विचलन दिखाने वाले। और यदि कम होता है तो वो क्या रहेगा बेटा अपन के ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले। प्रत्येक घटक का वाष्प दाब राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है, कैसे, जैसे अपन के बेटा राउल्ट के नियम के अनुसार क्या था, P1 इजिकल टू था बेटा अपन के P01x1, ये तो घटक 1 के लिए था। घटक 2 के लिए क्या था अपन के P2 इजिकल टू क्या था अपन के P02x2 था। ये तो था बेटा राउल्ट के नियम के अनुसार। ठीक है, अब राउल्ट के नियम के अनुसार से यदि अपन कुछ अलग करें, यानी वाष्प दाब का मान क्या हो जाए, अधिक हो जाए, भाई इस नियम की ये धज्जियां उड़ा दे। ठीक है, यानी कि जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब तय किया हुआ है P01x1 इससे यदि अधिक है, ठीक है, तो इसका मतलब वो किस प्रकार का दिखाएगा, धनात्मक। और यदि बेटा कम है तो वो क्या हो जाएगा अपन के ऋणात्मक, यानी कि P1 का मान P01x1 से कम हो, और या फिर अपन के P02x2 के से क्या हो अपन के कम हो। ठीक है, तो आपको इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हो गया बेटा पॉइंट नंबर 1। अब बात आती है अपन के पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 होता है बेटा अपन के जो इनके बीच में जो आकर्षण बल है, ठीक है, किन के बीच में, प्रत्येक घटक को लेके चल रहे हैं बेटा अपन। ठीक है, अब प्रत्येक घटक की यदि बात आ जाए तो क्या होगा बेटा, ये जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल ए और बी, द्रव ए और द्रव बी दोनों का अलग अलग, यदि इसका मान ए और ए अणु, देखो बेटा इसको ध्यान से समझना आपको, द्रव जो अपन के विलयन बना हुआ है उस विलयन में द्रव के अणु ए और द्रव के अणु दूसरे वाले के बी, दोनों के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल का मान है, ठीक है, वो उस विलयन के अंदर गुले हुए जो घटक ए है
उसके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है उससे यदि अपन के कम हो जाए, ठीक है, यानी कि अपन का जो द्रव ए है, देखो इसको और अच्छे से समझना है। देखो पहले एक चीज लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है, ए और बी, बी और बी, ठीक है। अब इसको आपको समझना अच्छी तरीके से बेटा, ठीक है। ये तो अपन के विलयन है ए और बी, घटक अपन के पास में दो है, ए घटक और बी घटक, और ये जो द्रव है इसके अणु है बेटा ए और इसके अणु है बी और बी। इनके बीच में जो आकर्षण बल है या फिर इनके बीच में जो आकर्षण बल है, ठीक है, इन दोनों का जो आकर्षण बल है, यदि जो अणु ए और बी ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, तो इनके जो बीच में आकर्षण बल बन रहा है उससे यदि अधिक है, यानी कि इनका आकर्षण बल इनसे अधिक है, इनका आकर्षण बल इनसे अधिक है, ठीक है, तो वो रहेगा बेटा अपन के धनात्मक विचलन वाला, ठीक है ना। तो ये लिख देता हूं मैं इसमें आकर्षण बल। और यदि कम हो जाए कि भाई जो अपन के द्रव ए के अणु और द्रव बी के अणु, ठीक है, और ए के अणु ए और ए है, बी के अणु बी और बी है, तो इनके बीच में भी कहीं ना कहीं आकर्षण बल है, और इनके बीच में यदि आकर्षण बल है तो जो इनके बीच में आकर्षण बल बन रहा है ए और बी के बीच में, ठीक है, उनसे यदि कम है, यानी इसका मान अपन के अधिक है और इनका मान कम है, ठीक है, तो वो रहेगा बेटा अपन के ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले। तो इसका हो जाएगा अपन के पॉइंट नंबर सेकंड ए बी, ए और बी, और इसका मान कम हो जाएगा बेटा ए का और इसका कम हो जाएगा अपन के बी का, ठीक है। ये हो गया बेटा अपन के ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले। पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करें अपन, तो जो अपन के टोटल विलयन है, पॉइंट नंबर 3, टोटल विलयन क्या होता है बेटा अपन के पी टी इजिकल टू होता है बेटा अपन के P1 प्लस P2 होता है, यही होता है, ठीक है। अब ये जो अपन के विलयनों का जो अपन के वाष्प दाब ले रहे हैं अलग अलग घटक का, इन दोनों का टोटल जो अपन के कुल है वाष्प दाब, ठीक है, इससे क्या हो जाए बेटा अपन के कम हो जाए, टोटल क्या होना चाहिए अपन के कम होना चाहिए, ये अपन के क्या होना चाहिए बेटा अधिक हो जाए। जैसे ये वही बात है अपन के बेटा, इसकी एक है इसका अपन ने 2 कर दिया, और जो अपन को प्राप्त हो रहा है वो अपन को 4 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, यानी टोटल से भी क्या हो रहा है अपन के अधिक हो रहा है। तो वो कौन सा नियम होगा बेटा अपन के धनात्मक विचलन दिखाने वाला। अब इसको मैं खोल के लिख देता हूं अपन के जो P है, जो वाष्प दाब है, वो क्या रहेगा बेटा अपन के PT किससे अधिक रहेगा, P01 x1 प्लस P02 x2 से क्या होगा हमेशा अधिक होगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बेटा अपन के कम हो जाएगा, भाई धनात्मक है इसका मतलब सीधी सिंपल सी बात है अधिक ही होने वाला है, PT P01 x1 प्लस P02 x2, ठीक है। फिर बात आती है अपन के डेल्टा H मिश्रण, पॉइंट नंबर 4 डेल्टा H मिश्रण, ठीक है, इसका मान क्या रहेगा बेटा अपन के 0 से अधिक रहेगा, यानी धनात्मक है इसका मतलब बेटा अधिक जाने वाला है। ये अपन के पॉइंट नंबर 4 डेल्टा H मिश्रण, यानी जो अपन के एंथैल्पी परिवर्तन है वो क्या रहेगा बेटा अपन के 0 से, इसमें तो रहेगा बेटा अधिक और इसमें क्या हो जाएगा अपन के कम हो जाएगा। अब ये चीज आप पीछे जाके देख लेना कि भाई डेल्टा H मिश्रण क्या चीज है, ठीक है, इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। एक बार बेटा पॉइंट नंबर 5 डेल्टा मिक्स, ठीक है, यानी वी मिक्स आयतन का मिश्रण, वो भी क्या होगा बेटा 0 से अधिक होगा। ये होगा अपन के पॉइंट नंबर 5 डेल्टा V का जो मिश्रण है या मिक्स है वो क्या होगा बेटा अपन के 0 से कम होगा। अब इनके उदाहरण की बात आती है, देखो बेटा ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये उदाहरण कई बार पूछे हुए हैं कि यह धनात्मक विचलन दिखाने वाले कौन से हैं या ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले कौन से हैं, या अपन के धनात्मक विचलन दिखाने वाले अपन के द्रवों के नाम लिखिए, ठीक है, या उदाहरण दीजिए, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा देखो पहला अपन के उदाहरण है CH3CO यानी एसीटोन, ठीक है, और प्लस C2H5OH यानी अपन के इथाइल एल्कोहल,
दोनों का जो ध्रुवों का जो मिश्रण है वो होता है बेटा धनात्मक विचलन दिखाने वाला। ठीक है, एक हो गया। दूसरा है अपन के जो C2H5OH है, C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल प्लस जल, इनका मिश्रण भी क्या होता है अपन के धनात्मक विचलन दिखाने वाला। तीसरा अपन के जो अपन के ये CH3OH है, ठीक है, और प्लस जल, ये भी अपन के क्या बेटा धनात्मक विचलन दिखाने वाला। और एक है अपन के नंबर 4 यानी ROR यानी ईथर प्लस जल, ये भी क्या बेटा अपन के धनात्मक विचलन दिखाने वाला है। ठीक है, तो इन उदाहरणों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके उदाहरण देखते हैं बेटा अपन। अब उदाहरण की बात करें तो CH3CO यानी एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये होता है बेटा क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, और CH3 है बेटा एसीटोन। इन दोनों का मिश्रण क्या होता है बेटा हमेशा ऋणात्मक विचलन दिखाता है। ठीक है, ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 है बेटा अपन के जो फिनॉल है OH, ठीक है, और एक अपन के है बेटा एनिलीन होता है बेटा फिनॉल, जो अपन के बेंजीन समूह है उसके ऊपर यदि NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है बेटा एनिलीन। ठीक है, और एक अपन के पॉइंट नंबर 3 है, तीसरा उदाहरण लेते हैं अपन। हाँ, CH3CO यानी एसीटोन प्लस एक हो जाएगा अपन के, सॉरी ये ले लेते बेटा, ये तो अपन ने कर लिया ना। एक ले लेते बेटा जैसे अपन के H2 हाइड्रोजन और बेटा एक अपन के HCl। ठीक है, ये उदाहरण आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है बेटा, ये उदाहरण तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, छोटा क्वेश्चन ऐसे में से बनता है। ठीक है, ये सारे के सारे बेटा टेक्निकल क्वेश्चन है, प्रत्येक पॉइंट एक टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, वो कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, इसलिए आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब इसके बीच में अपन जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ देखते हैं, इसलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट है बेटा अपन के जो ग्राफ है उसको समझना है अच्छी तरीके से। ठीक है, और ग्राफ को समझने से पहले अपन ने जो चीजें पढ़ी थी उसको एक बार आपस देख लो। ठीक है भाई, जो धनात्मक विचलन दिखाने वाला जो विलयन है, ठीक है, उसको उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो अपन के घटक 1 है उस घटक का जो वाष्प दाब है वो अपन के राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब बता रखा है वो कौन सा है बेटा अपन के, वो तो है अपन के P01x1। यदि ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये तो है बेटा अपन के राउल्ट के नियम के अनुसार P01x1 है, वो है अपन के वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार। ठीक है, और दूसरा अपन के P2 के लिए P02x2, ये है अपन के राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब। ठीक है, अभी यदि इस वाष्प दाब का मान P1 का मान अधिक हो जाए, यानी जो राउल्ट के नियम के अनुसार जो वाष्प दाब से उस घटक का जो वाष्प दाब है यदि अधिक हो जाए, ठीक है, तो वो होता है बेटा अपन के धनात्मक विचलन दिखाने वाला। ये तो थी अपन के चीज एक। फिर अपन ने करी थी बेटा Pt का मान, यानी P1 प्लस P2 दोनों से क्या होता है बेटा अधिक होता है, और इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, Pt का मान हो जाएगा दोनों के वाष्प दाब से अधिक। ठीक है, ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना बेटा, एक तो पॉइंट चीज ये, और इसका अधिक है तो इसका क्या होगा बेटा कम होगा, यानी P1 का मान अपन के P01x1 से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, P2 का मान P02x2 से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, P टोटल का मान भी क्या हो जाएगा बेटा P1 प्लस P2 से कम हो जाएगा, और इसको यदि मैं खोल के लिख दूं इस प्रकार Pt, तो भी क्या हो जाएगा बेटा ये अपन के कम होने वाला है, P01x1 प्लस P02x2। ये सारी चीजें हैं। अब अपन ग्राफ की बात करें, ग्राफ अपन के वही राउल्ट के नियम के अनुसार पहले बनाना नॉर्मल। ठीक है, ये राउल्ट के नियम के अनुसार था अपन के ग्राफ, एक तो एक्स एक्स दूसरा वाई एक्स, ये एक्स एक्स हो गया बेटा, ये वाई एक्स हो गया। ठीक है, और अब इनका अपन को किसके बीच में ग्राफ है बेटा, एक तो ये अपन के वाष्प दाब है और ये अपन के इधर है बेटा मोल अंश के बीच में अपन के ग्राफ है।
ठीक है। इसमें अपन के बेटा देखो, एक तो x1 है यानी मोलंस घटक नंबर 1 का, और एक है बेटा घटक नंबर 2 का। ठीक है, इसको मैं शुरू कर रहा हूं बेटा जीरो से लगा के 1 तक। और आपको पता है मोल प्रभाज किसके समानुपाती होता है बेटा? वाष्प दाब के समानुपाती होता है। तो जो अपन का ग्राफ है वो हमेशा सीधी रेखा में बनने वाला है। ठीक है, x2 का ले लिया बेटा मैंने 0 और इधर ले लिया 1। ठीक है, 0 से जैसे अपन के ग्राफ चल रहा है, ठीक है, और यहां अपन के पहुंच गए यहां पर। ठीक है, ये इस प्रकार चल रहा है बेटा बढ़ता हुआ। ठीक है, और ये इसका शुद्ध घटक है P1 नॉट। ठीक है, तो घटक 1 के लिए जो अपन के वाष्प दाब है वो किसके बराबर होता है बेटा? P नॉट 1 और x1 के। और घटक 2 के लिए इस प्रकार है P नॉट 2, यानी ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे P नॉट 2। ये तो था अपन के, और ये था बेटा इसका टोटल। ठीक है, आप जाके पिछले प्लेलिस्ट में जाके देखना बेटा, इस चीज को आगे एक्सप्लेन कर रखा है कि ये किस प्रकार बना है। ठीक है, ये तो अपन के है राउल्ट के नियम के अनुसार। ठीक है, ऐसा एक बार अपन एक इधर बना देते हैं, सेम ही बना रहा हूं बेटा मैं। ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये अपन के दाब है बढ़ रहा है, ये अपन के मोल अंश है। ठीक है, x1 का और x2 का, x1 का 0 से 1 और इसका x2 का 0 से 1। ठीक है, और इसका जो अपन के ग्राफ बन रहे थे इसे इस प्रकार बना रहे। ठीक है, देखो ना बेटा, एक मैं बड़ा बना रहा हूं, एक छोटा बना रहा हूं, ये ध्यान रखना आप। और ये चीज मैंने आगे क्लास के अंदर बताई है कि मैंने बड़ा और छोटा क्यों बनाया। P नॉट 1 और P नॉट 2। ठीक है, देखो अब बात आती है बेटा अपन के धनात्मक विचलन दिखाने वाले। धनात्मक विचलन दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो अपन के P1 का जो मान है, ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, P1 का मान किससे होता है बेटा? इससे अधिक होता है। जो राउल्ट के नियम के अनुसार तो ये अपन की ये लाइन है, और वो है बेटा अपन के P1 इजिकल टू P नॉट 1 x1 की ये लाइन है बेटा। ठीक है, ये जो लाइन है वो किसकी? अपन के P1 इजिकल टू P नॉट 1 x1 की लाइन है ये। ठीक है, जबकि अपन के मान क्या बेटा? P नॉट 1 से P नॉट 1 से अपन के x1 से क्या बेटा? ये P का अधिक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार बनेगा बेटा। धनात्मक विचलन दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब मान अधिक है। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा अपन के P1 P नॉट 1 x1। ठीक है, इस प्रकार P2 का भी हो जाएगा अपन के धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन है लाइन के ऊपर लाइन बनानी है बेटा अपन। P2 P नॉट 1 x2, और ये भी अपन का टोटल मान भी क्या हो जाएगा बेटा? अधिक हो जाएगा, यानी P टोटल P नॉट 1 x1 प्लस P नॉट 2 x2। इसका यदि ऋणात्मक है तो लाइन के नीचे चलेगा भाई, कम है ना मान। ठीक है, तो ये हो गया अपन के P नॉट 1 के लिए। P नॉट 1 का मान अपन के कम है भाई, किससे? P नॉट 1 x1 से। ये P नॉट 1 x1 की लाइन है ये। ठीक है, एक ये हो गया अपन के P नॉट, सॉरी, P2 का मान अपन के P नॉट 2 x2 से अपन के क्या है बेटा? अधिक है। और टोटल का मान क्या हो जाएगा अपन के? अरे इसको ऊपर बना दिया क्या? सॉरी बेटा सॉरी, इसको थोड़ा नीचे बना दे, क्योंकि मान क्या है बेटा? कम है। ठीक है, कम है तो बेटा लाइन के नीचे बढ़ेगा, कम ही बढ़ने वाला है ये इस प्रकार। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अपन के P2 इजिकल टू, सॉरी, लेस देन P नॉट 2 x2, और ये हो जाएगा बेटा इस प्रकार नीचे का। टोटल मान भी क्या होगा? कम ही होने वाला है। P नॉट 1 x1 प्लस P नॉट 2 x2। ठीक है, ये है बेटा अपन के दोनों का ग्राफ। दोनों में जो अंतर है वो भी लिखा दिए मैंने। ठीक है, तो आपको बेटा ये
जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज बेटा आप कमेंट करें, ताकि उस चीज का आपको मैं सॉल्यूशन दे सकूं, ठीक है ना। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।